अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम में आपको बहुत बहुत खुश आमदीद। बहुत सारी इत्तलात अब मौसूल हो रही हैं और अब ऐसा भी कुछ जगहों से इशारे मिल रहे हैं कि जो ये दो असेंबलीज के इलेक्शंस होने हैं, यानी कि खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब असेंबली, वो हो सकता है कि खटाई में पड़ जाएं। और उसकी एक सबसे बड़ी वजह ये होगी कि मरदमशुमारी से अब इनके जो रिजल्ट्स हैं इनको मुंसलिक किया जा रहा है। 1 फरवरी से लेकर 31 मार्च तक मरदमशुमारी का जो मरहला है वो जारी रहेगा और जराये के मुताबिक इनके बाद ही कोई इलेक्शंस का मामला आगे बढ़ेगा। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उजलत में ये फैसला कर लिया? और क्या ये जो इंतखाबात हैं, क्योंकि उन्होंने करे ये इसलिए नहीं थे कि उन्होंने इन 2 असेंबलीज के इलेक्शंस चाहिए थे उनको। असेंबलीज दरअसल पीटीआई ने इसलिए डिसॉल्व की थी क्योंकि वो चाहते थे कि आम इंतखाबात, जनरल इलेक्शंस अपने वक्त से पहले हो जाए। वो उस चीज की नवीद, पीटीआई के लिए ये नवीद ही होगी, वो चीज हमें दूर दूर तक नजर नहीं आती। फिर दूसरा सवाल हम ये भी उठा रहे हैं कि क्या मईशत के जो हालात हैं और जो एक मईशत की तंग हाली है, उसमें एक अखराजात जो है या जो एक एक्सपेंस है पूरे इलेक्शन का, आम इंतखाबात का बिलखुसूस, वो हम बहैसियत कौम अफोर्ड कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते, इसके ऊपर भी रोशनी डालेंगे। और आईएमएफ के भी 9th रिव्यू के हवाले से बड़ी इस वक्त संगीन खबरें मौसूल हो रही हैं। आईएमएफ किसी सूरत से 9th रिव्यू में जाने को तैयार नहीं है और वजीर आजम शहबाज शरीफ ने इशारा दे दिया है कि उनकी तमाम शराइत मानी जाएंगी। इसका मतलब ये है कि बिजली, गैस की निर्खों में इजाफे के साथ साथ डॉलर को भी, रुपये को भी फ्री फ्लोट छोड़ा जाएगा एज कम्पेयर टू द डॉलर। बताया ये जा रहा है कि कल से ये चीज लागू होगी और जो एक कैप, एक सुपरफिशियल किस्म का कैप है जो कि हमने, या एक मेंटल किस्म का जो एक कैप है जो कि अनऑफिशियली हमारे रुपए की कदर के ऊपर लगाया रखा है अभी भी, उसको हटा दिया जाएगा और कल के बाद से दरअसल रुपया बनिस्बत डॉलर के अपनी असल कदर पर आएगा। क्या इसके बाद होने के जो एक महंगाई का खदशा है, हुकूमत इसी वजह से इस फैसले को रेजिस्ट कर रही थी, बिलखुसूस वजीर खजाना इसहाक डार, क्या इसके बाद महंगाई का खदशा बढ़ जाएगा? क्योंकि वो यही कह रहे थे कि इसके बाद तो महंगाई की, हमारी इंपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी में एक नई लहर आ जाएगी। और दूसरा इसका पहलू ये है कि क्या महंगाई का खदशा ना बढ़ते हुए ये जो फैसला है हमारी बरामदात में हमें कोई सुकून दे पाएगा, कोई इजाफा दे पाएगा? क्योंकि इस वक्त हमारी बरामदात, या अगर जो जहां पर भी हमारे अपने जिन सोर्सेज से हमें डॉलर्स मौसूल हो रहे हैं, वो इस वक्त कोई खातिर ख्वाह हद तक हमारी मदद नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या यहां पर बेहतरी इसका हुसूल होगी? तमाम मामलात पर बात करेंगे, ये कुछ इसके मुआशी पहलू भी हैं। और नाजरीन, तीसरा बड़ा संगीन और जरूरी पहलू ये है कि कल जो पावर आउटेज मुल्क भर में रहा, वजीर आजम शहबाज शरीफ ने उसका बाकायदा तौर पर उसके हवाले से कौम से अपने रिग्रेट्स और अपनी इनकन्वीनियंस जो कौम को इसकी वजह से उनको कॉज हुई है, जिससे गुजरना पड़ा है, ये ट्वीट आप देख सकते हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने आज ट्वीट करके कौम से अपने रिग्रेट्स उन्होंने कन्वे किए हैं। लेकिन नाजरीन, उन्होंने ये भी साथ कहा है कि इसके ऊपर इंक्वायरी भी खोल दी गई है। क्या इसमें इंक्वायरी में कोई चीज खातिर ख्वाह आ पाएगी, या फिर जो एक रिवायती तौर पे इस मुल्क में हर मामले पर इंक्वायरी खोल दी जाती है, इसका भी वही हाल होगा? इसके ऊपर भी थोड़ी रोशनी डालेंगे, थोड़ी बात करेंगे। इमरान खान साहब, पीटीआई चेयरमैन, सख्त नाला नजर आते हैं केयर टेकर चीफ मिनिस्टर पंजाब जनाब मोहसिन नकवी से। उन्होंने भी आज बाज़ाब्ता तौर पे इस पर ट्वीट की है। उनकी ट्वीट भी दिखाई जाए। लाहौर ने इस करप्ट निगरान वजीर आला को मुस्तरद कर दिया है, ऐसे कह के उन्होंने अपनी ट्वीट की शुरुआत की है और मोर और लेस वही इल्जामात उन्होंने दोबारा आयद किए हैं जो कि पीटीआई की तरफ से जब से ये फैसला हुआ है तब से लगाए जा रहे हैं। तमाम मामले पे आज बात करेंगे और इसमें पार्टिजन एंड नॉन पार्टिजन व्यूज दोनों हमारे साथ शामिल गुफ्तगू रहेंगे। यहाँ स्टूडियोज में मुझे ज्वाइन करते हैं जनाब रियाज फतियाना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के स्टॉलवर्ट हैं, बहुत सीनियर सियासतदान हैं और वेटरन इन हिज ऑक्यूपेशन एंड हिज फील्ड। वेलकम ऑन बोर्ड सर, बहुत शुक्रिया आपकी मौजूदगी के लिए। पीटीआई और जो कोर इस वक्त अपोजिशन है, ऑब्वियसली वो पीटीआई ही है, उनके तमाम नैरेटिव्स हम जनाब फतियाना साहब से जानेंगे। नाजरीन, जनाब सेनेटर ताज हैदर मुझे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ज्वाइन कर रहे हैं। आप स्टॉलवर्ट हैं अपनी जमात के और गवर्नमेंट के व्यूज तो आपसे हम हासिल करेंगे ही, लेकिन साथ साथ जनाब ताज हैदर के एक अपने जो इंडिविजुअल व्यूज हैं, बिलखुसूस इकोनॉमी के हवाले से, एक मईशत की सिमत को ठीक करने के हवाले से, वो भी हम लोग साथ साथ शामिल गुफ्तगू रखेंगे। बिलखुसूस आईएमएफ को लेकर ताज हैदर साहब हैज बीन अ वोकल क्रिटिक ऑफ द आईएमएफ। वेलकम ऑन बोर्ड सर, ग्लैड दैट यू पार्टिसिपेटेड विद अस। और नाजरीन, तमाम मामले पर नॉन पार्टिजन व्यूज के लिए जनाब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। जनरल साहब भी तमाम मामले पर अपना तजिया तबसरा हमारे साथ रखेंगे और तमाम मामले पर हमारी रहनुमाई करेंगे। आपको भी बहुत बहुत खुश आमदीद सर। बात का आगाज अगर मैं रियाज फतियाना साहब आपसे कर पाऊं, कोई उजलत तो नहीं हो गई सर, कोई जल्दबाजी तो नहीं हो गई? केयर टेकर भी आपकी मर्जी का नहीं आया सेटअप, आपके तीनों नामों पे से किसी पे भी इत्तेफाक नहीं हो पाया, तो अब क्या होगा अगर मर्दमशुमारी से इसको लिंक कर दिया जाएगा? 31 मार्च के बाद होंगे ये 2 असेंबलीज भी आपके हाथ से चली गई?
देखें कोई कुछ नहीं गया। आप जहाँ तक असम्बलियाँ तोड़ी गई हैं, आइन जो सबसे मुकद्दम है पाकिस्तान का आइन, मुतफ़क्का आइन 1973 का, आर्टिकल 112 के तहत खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की असम्बलियाँ डिज़ोल्व की गई, और आर्टिकल 224 कहता है उसी आइन का कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात लाजम होने हैं। अगर इंतखाब आइनी मुद्दत पूरी किए बगैर असम्बली पहले तोड़ दी जाए तो 90 दिन, अगर मुद्दत पूरी करके जाए तो फिर 60 डेज 60 दिन। इस मतलब ये होगा कि अभी काफ़ी ताखीर होगी। ये गवर्नर की जिम्मेदारी थी कि दोनों असम्बलियों की तारीख मुकर्रर करता इंतखाब की, जो कि उसमें नाकाम रहे हैं। और अगर आइन जिसमें लफ्ज़ शेल यूज़ हुआ है और वो मैंडेटरी है और लाजम है, अगर आइन की इस रिक्वायरमेंट पे अमल नहीं किया जाता तो दोनों गवर्नर साहबान जो हैं वो आइन की वायलेशन, आइन पर काम ना करने के जिम्मेदार और मुल्ज़म ठहरेंगे। तारीख तो बाद में इनके साथ क्या करेगी, लेकिन अभी भी अदालतों में इनके खिलाफ केस फाइल हो सकते हैं। और यानी पीटीआई अब ये भी एक अपने लिए ऑप्शन रख रहे हैं आपके व्यू से। और तीसरी बात यह है कि हमें इसमें कोई डर खौफ नहीं है, अवाम हमारे साथ है। इससे पहले आपने देखा होगा कि वफाकी सूबाई दोनों हुकूमतें हमारे खिलाफ थीं, और लेकिन 17 जुलाई को हमने 20 में से 15 हल्कों में और लाहौर के 4 में से 3 हल्कों में जीत कर साबित किया कि 75% 75% अवाम हमारे साथ है। और 10 अक्टूबर को भी हमारे नतीजे आपके सामने हैं। और क्या, और बड़े बड़े जलसे जो तसलसल के साथ हुए हैं वो भी अवाम का एक रेफरेंडम है। ये इलेक्शन कल करवाएं, परसों करवाएं, जब भी करवाएं, पाकिस्तान में। पटियाला साहब, एक मोमेंटम भी तो आपको जारी रखना पड़ेगा ना। क्या आप वो मोमेंटम रख पाएंगे जारी अगर ये इलेक्शंस इसी तरह से ताखीर पे ताखीर का शिकार होते हैं? देखें, ओपिनियन जब एटीट्यूड में बदल जाए तो फिर मोमेंटम बरकरार रखना मुश्किल नहीं होता। इस वक्त तो एक ओपिनियन एटीट्यूड में बदल गया है, बड़ी मायने है, एक असबियत एस्टेब्लिश हो गई है, एक सोच बन गई है। उस सोच को अब कोई दुनिया की ताकत तब्दील नहीं कर सकती। वो सोच यही है कि इमरान खान मुल्क को आगे लेकर जा सकते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सही सिमत पे जा रही थी और जाना चाहेगी। और मौजूदा पीडीएम हुकूमत आपके सामने है, ना आटा है, ना चीनी है, ना घी है, ना कुकिंग ऑयल है, और ना तेल। अभी कुछ दिनों बाद शार्टेज आ जाएगी, डॉलर 250 से ऊपर चला गया। तो ये महंगाई का तूफान है जो थमा नहीं जा रहा, और मेरा ख्याल ये नाकाम थी। अब कल देखें, गुज़श्ता रोज़ बिजली गायब थी पूरे पाकिस्तान में। तो ये सारी चीजें इस बात की निशानदेही हैं कि जो बहुत बड़ी कारीगर हुकूमत थी नाकाम हो चुकी है। अवाम इनसे जान छुड़वाना चाहते हैं, छुटकारा चाहते हैं, ये भाग रहे हैं इंतखाबात से। और आपके पास सर, आप कहते हैं कि इन तमाम तर जो मुआशी मुश्किलात हैं इनका हल मौजूद है, आप अगर आ जाएंगे तो आप ये हल कर देंगे? जी, हमने तो तरक्की का सफर शुरू किया था ना। देखा होगा 4000 से बढ़ा के हमने 6000 अरब तक ले गए थे टैक्स रिकवरी। हाँ। उसमें तमाम बंद टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो थी 8 घंटे एक शिफ्ट चलती थी। 2600 इसके यूनिट्स हैं, तो हमने तो उसको बड़े यूनिट्स जो है उनकी बात कर रहा हूँ, तो 3 शिफ्टों में चले गए थे। $5 अरब का तो हमने सिर्फ टेक्सटाइल मशीनरी इंपोर्ट की थी उनको ऑपरेट करने के लिए। अभी आप देखें, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बंद, टेक्सटाइल बंद, ट्रैक्टर साजी बंद, कंटेनर के ढेर पड़े हुए हैं, बंदरगाहें बंद, इंपोर्ट बंद, मेडिसिन बंद, सब कुछ तो बंद है। बहुत तवील फहरिस्त है, और ये तमाम तर मैं तो सेनेटर साहब की तरफ ले जाना चाहती हूं। ये बंद दौर है, देखा जाए तो हम बंद दरवाजे को खोलना चाहते हैं अवाम के लिए। जी सेनेटर ताज हैदर, बंद दरवाजे को खोलने की जो कुंजी है वो अब आपको चाहिए कि आप उसमें मुआवनत करें बकौल पीटीआई के। और उन्होंने एक लंबी फहरिस्त जनाब रियाज फतियाना ने गिनवाई है कि क्या क्या चीजें इस वक्त बंद पड़ी हैं, ठप पड़ी हैं। और उनके दौर में टैक्स रिकवरी, आप तो मईशत को बड़ा गहरा समझते हैं, वो कहते हैं बहुत बतदरीज बेहतरी आ चुकी थी मईशत में, जो कि आपकी जो एक मखलूत हुकूमत है उनकी वजह से अब रिवर्सल की तरफ है। देखिए, एक चीज जो कि मुसलसल नजरअंदाज हो रही है वो ये है कि 40,000 मुसल्लह तालिबान मुल्क के अंदर लाके बसाए गए थे और उनको सहूलियात दी जा रही, और वो जदीद तरीन इस्लाह से वो उनके पास है। और तहरीक इंसाफ के मोहतरम चेयरमैन ने उस दिन साफ साफ कहा कि क्योंकि उनको जो सहूलियात थी वो बंद कर दी गई हैं, इस वजह से मुल्क में कत्ल गारत हो रही है, और अगर ये नहीं खोली गई तो मजीद कत्ल गारत होगी। तो ये एक बहुत बड़ा थ्रेट है जो कि हमारे पूरे निज़ाम को है कि यहाँ पे 40,000 मुसल्लह अफराद, एक प्राइवेट आर्मी यहाँ पे मौजूद है, और वो प्राइवेट आर्मी एक नजरियाती आर्मी है, और वो हमारे मुसल्लह अफवाज के जवानों को रोज
रोज कत्ल कर रही है और मुल्क के अंदर ये हंगामा कर रही है। और आपके तो व्यू में सर आप बड़ा country- कैटेगोरिकली क्लियर हैं, आपका ख्याल है कि ये तमाम तर जो मुसीबत है ये हम पे इमरान खान साहब ने अपने पिछले दौरे हुकूमत में नाजिल की है? मैं नहीं कह रहा, इमरान खान कह रहे हैं कि वो लाए और इनको बसाया, और वो शिकायत इस बात की कर रहे हैं कि आपने सहूलियात इनसे बंद आया कर ले दी। क्यों ली, ठीक हो गया। मेरे ख्याल में अब हर एक की समझ में आ जाना चाहिए कि हम क्यों इस हुकूमत के खिलाफ निकले, कि जो मुल्क की सिक्योरिटी को खतरा था, जिस तरीके से ये इंतहा पसंद ताकतें इस मुल्क पर कब्जा करना चाहती थी, उनको रोकने के लिए ये इंतहाई जरूरी था कि इस हुकूमत को, जो कि उनको लाके बसा रही थी और मुल्क की सिक्योरिटी के लिए और मुल्क की मुसल्लह अफवाज के लिए खतरात पैदा कर रही थी, उसको हटाया जाए। इस पस मंजर में आपकी समझ में वो भी आ जाना चाहिए कि आखिर क्यों अफवाज पाकिस्तान से, जो कि अजीम तरीन धांधली करके इनको पावर में लाए थे, अजीम तरीन उनसे- धांधली, हाँ। मैंने तो पूरी 100 पेज की रिपोर्ट अपनी पार्टी की जानिब से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जमा कराई हुई है। लेकिन सर वो तो मैं इजाजत मुझे अगर दें शहादतों- ताज साहब, वो तो कहते हैं कि ये जो आरटीएस बैठा है इसका नुकसान तो पीटीआई को हुआ, वरना पीटीआई तो कई और निशस्तों से जीत रही थी, उनको तो इन इत्तेहादियों की जरूरत ही ना पड़ती अगर ये आरटीएस ना बैठता। आरटीएस सिर्फ एक होक्स था, आरटीएस को कवर बनाया गया, लेकिन ये कि पोलिंग एजेंटों को और मीडिया को, आप खुद एक मीडिया चैनल से ताल्लुक रखती हैं, जिस तरीके से गिनती के वक्त धक्के देके बाहर निकाला गया, आप मालूम कर सकती हैं किसी भी चैनल से, क्या किसी भी चैनल के लोगों को अंदर जाने की इजाजत थी? अच्छा, काउंटिंग के वक्त हाँ, क्या फॉर्म 45 78,471 में से सिर्फ 128 वो हैं जिनको के पोलिंग एजेंटों ने दस्तखत किए थे अपने कैंडिडेट के नाम के साथ। सही, जी सिर्फ जी, फॉर्म 100 45 का भी प्रॉब्लम था, जी दुरुस्त। ये प्रॉब्लम नहीं था, ये किया गया था। अब अच्छा, इसका प्रॉब्लम सर नहीं बात होता। यह है कि बेनिफिशियरी कौन है, इसके ऊपर आप लोगों की खूब ठनी हुई है। पीटीआई कहते हैं इसके बेनिफिशियरी आप हैं, जबकि आप कहते हैं इसके बेनिफिशियरी पीटीआई है। ये नहीं मेरे ख्याल से रस्त हो गया है, और वो लोग खुद जिन्होंने ये किया था वो कह रहे हैं कि जी हम इनको लेके आए। हाँ, सही हो गया, ये बात बात बड़ी पते की है जी। पर्दे में जो ठीक ये है। चीज है, जो सिक्योरिटी के थ्रेट, और अगर 70,000 पाकिस्तानी अपनी जान से हाथ धो चुके हैं एक तवील अरसे में, तो पाकिस्तान एक सिविल वॉर के अंदर इस वक्त है। ताज साहब, मुझे इजाजत अब- दीजिएगा, मैं क्या जनरल साहब का इस पे बड़ा एक जरूरी व्यू है वो ले लूं, क्योंकि मुसल्ला अफराद आप कह रहे हैं कि, और जो तालिबान को बसाया गया, खान साहब खुद कह रहे हैं कि सहूलियात उनसे वापस क्यों ले ली। मैं नहीं कह रहा, ये इमरान खान जी, मैं यही मेरा अर्ज है कि आपने उनको कोट किया है कि इमरान खान साहब तो अब ये कह रहे हैं, जाहिर है फतियाना साहब भी इसका जवाब फरमाएंगे, लेकिन इन अ सिक्योरिटी पैराडाइम जनरल साहब इसका बेहतर अपना एक न्यूट्रल व्यू इस पे बता पाएंगे। जनरल साहब, क्या ये बात दुरुस्त है? मैं सुन ली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए मोना, किस्सा ये है कि तालिबान की कुल तादाद जो है वो 5 से 6 हजार के करीब है। 40,000 का फिगर तो पता नहीं आसमान से कहीं से आया। 5 से 6 हजार उनके टोटल लोग हैं टीटीपी। दूसरी बात ये है कि ना उनके कोई लोग इधर आए ना बस आए। अच्छा, राइट। इमरान खान ने जो कहा था कि उसने कहा कि आपने उनसे बातचीत की, जो वादा किया उससे फिर गए। वादा ये था कि बातचीत की थी आईएसपी, हमारी आईएसआई ने, वो बातचीत करते थे, और हकानी जो थे वो फैसिलिटेट कर रहे थे, क्योंकि टीटीपी चाहती, अफगान तालिबान चाहते थे कि कोई मुज़ाकरात के जरिए हल निकले, प्रेशर अफगान तालिबान की तरफ से, क्योंकि जिम्मेदारी तो उनकी है कि उनकी सरजमीन इस्तेमाल हो रही है। हम उनको टकरे मारते थे कि भाई आप कुछ करें, जमीन हाँ। इस्तेमाल होती है हमारे, जी जी, तो आप इनको निकालें। वो कहते थे जी निकालने के तैयार, आप इनसे बातचीत करें और कोई हल निकालें, क्योंकि हमने तो अपने लोगों को आम माफी दे दी है, आप माफी दें, इनसे कुछ तय करें तो इनको ले जाए। अब चीज ये है कि वो जो कुछ भी बातचीत हुई वो बिलाखिर पार्लियामेंट के सामने लेके आनी थी, और जो एग्रीमेंट होना था फाइनल वो पार्लियामेंट की अप्रूवल से होना था। ये मैं
फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, बिल्कुल जो मैं BISF से डिस्कस करने के बाद, लिहाजा कोई बात तय नहीं हुआ था उनसे। उनकी जो डिमांड्स थी वो ऐसी थी कि वो पार्लियामेंट के सामने ले जाने के काबिल ही नहीं थी। अच्छा, उन्होंने कहा जी फाटा, उन्होंने कहा जी फाटा को वापस कर दे, इंतजाम किया हुआ आपने KPK में, उसकी इंडिपेंडेंट हैसियत दोबारा कर दें। सही। फिर उन्होंने कहा जी कि जो शरीयत हम बता रहे हैं वो लागू कर दें। तो पाकिस्तान के आइन में उन चीजों की गुंजाइश नहीं थी, लिहाजा वो एग्रीमेंट हो ही ना सका। उनको हमने ये कहा था कि हम बातचीत करेंगे, आपसे जारी रखेंगे, हमने बातचीत भी बंद कर दी, वादा ये तोड़ा हमने उनसे। हमने ये कहा था कि हम वापस आएंगे, बातचीत करेंगे, इस असना में आप सीज फायर रखें। उन्होंने सीज फायर खत्म कर दी, क्योंकि उन्होंने कहा जी 1-1.5 महीना 2 महीने गुजर गए, कोई बातचीत हुई नहीं, किसी तरफ से कोई वादा पूरा नहीं हुआ कि आप आगे बात करनी थी, को तय करना था। उनकी डिमांड थी कि मुकदमे न चलाएं, जो हमने कत्ल शत्ल कर दिए सब माफी दे दें, माफी दे दें। ठीक है, हाँ। जिन मारे गए वो क्या कबूल करते ये चीजें? बिल्कुल ना करते। तो लेकिन जनरल साहब, एक इसमें बात ये आती है कि फवाद चौधरी साहब तो अब से कुछ रोज पहले भी ये बात कर चुके हैं कि जी तालिबान में तो बड़े मकबूल हैं, इस एक ही लीडर है पाकिस्तानी जो तालिबान में मकबूल है, और वो है इमरान खान। और ये अभी इमरान खान साहब को ताज हैदर साहब ने कोट किया, वो कहते हैं कि वो शिकायत कर रहे हैं कि तालिबान से वो सहूलियात क्यों छीन ली जो उनको हमारे दौरे हुकूमत में मिली थी। तो गोया ये कि ये जो हुकूमत वक्त कहते हैं कि ये तमाम तर जो मुसीबत हमारे ऊपर दोबारा मुसल्लत हुई है TTP की, ये इमरान खान साहब करके गए हैं। आप क्या इस इल्जाम को डिफाई करते हैं? आप कहते हैं ये इल्जाम गलत है, या इस इल्जाम में वजन है आपके व्यू में? नहीं, ये गलत नहीं, 200% गलत। अच्छा, ठीक है। मैं आपको चीज बताऊं, हमें अपनी सियासत नहीं खेलनी चाहिए इस चीज के ऊपर। असल चीज ये है कि दहशतगर्दी चलती है जब उसको बाहर से पैसे मिलते हैं और एक सेफ हेवन उसको मिली हो, सेफ जहां वो महफूज बैठा हो। महफूज अफगानिस्तान ने जगह दी है, अमेरिका यहाँ अड्डे लेने चाहता है, उन्होंने दोबारा टेररिज्म करवा दी, और आपको कहते हैं कि जनाब टेररिज्म पे हम आपकी मदद करना चाहते हैं, मानना चाहते हैं। आप मदद मांग नहीं रहे, वो जबरदस्ती आपको कह रहे हैं हम आपके साथ हैं, हम आपकी मदद करना चाहते हैं। ठीक है, ठीक है, दुरुस्त। तो गेम है, जब वो आपसे अड्डे मांग रहे थे और इमरान खान ने कहा एब्सोल्युटली नॉट, वो अब गले पड़ी हुई है कि वो दूसरे रास्ते से आपसे यहाँ आना चाह रहे हैं। अच्छा, दरअसल ये कि ये जो अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कहा था, ये उसकी चीज है और वो एक उसूली मौकफ था। क्या ताज साहब इस बात से अग्री करेंगे? और साथ साथ हुकूमत वक्त को बड़ा वाज़ेह पैगाम दिया है जनरल अमजद शुएब ने कि सियासत ना करें इस मामले पे, ठीक हो गई, और वो कहते हैं 200% गलत है। मैं इन तमाम तर बातों पे दोबारा, जी ताज साहब भी कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं जनरल ये जी बिल्कुल, मैं आती हूँ ताज साहब, मैं आपकी बात की तरफ भी आती हूँ। फतियाना साहब की भी टर्न है आफ्टर अ ब्रेक। नाज़रीन, मैं आई ट्राई। वेलकम बैक नाज़रीन। जी ताज साहब, आप पहले अपनी बात जो आप बीच में कुछ कहना चाह रहे हैं वो जरूर प्लीज कर लें, फिर फतियाना साहब की टर्न है, वो भी फिर जाहिर है इस पे अपनी बात फरमाएंगे, क्योंकि ये अकॉर्डिंग टू जनरल साहब ये इस पे सियासत करी जा रही है हुकूमत की तरफ से। जी तो हमारे रोज सिपाही शहीद हो रहे हैं जनरल, आप इन्हें नजरअंदाज नहीं कर सकते। रोज हमारे सिपाही शहीद हो रहे हैं, फरिश्ते आन के इनको शहीद नहीं कर रहे। हमारे सिटीजन्स जो है वो शहीद हो रहे हैं, फरिश्ते आन के इनको शहीद नहीं कर रहे। ये एक ऑर्गेनाइज दहशतगर्दी की लहर है जो कि फिर शुरू हुई है, और जो इसलिए शुरू हुई है कि रियासत पाकिस्तान पर और अफवाज पाकिस्तान पर दबाव डाला जाए। ये जो है ये इसको आप रेत में सर छुपा के आप इस खतरे को कहेंगे जी ये खतरा है। लेकिन ताज साहब वो बात तो बिल्कुल फैक्चुअल है, ये अटैक्स भी हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन जनरल साहब कह रहे हैं कि वो इमरान खान की दौरे हुकूमत पे उसका खमियाजा नहीं डाल सकते आप लोग, क्योंकि वो जो तमाम तर बातचीत चल रही थी TTP से वो अफगान तालिबान के कहने पर चल रही थी, जो उनकी हुकूमत है उनके कहने पर चल रही थी। नहीं, मैं नहीं डाल रहा। इमरान खान इसका क्रेडिट ले रहे हैं कि उन्होंने लाके बचाए। मैं तो अपनी इंफॉर्मेशन की, और जिसको ठीक है आप कह रहे हैं कि वो आप, हाँ सही। मैं फतियाना साहब कैनॉट इग्नोर इट। मेरा ख्याल तो था कि ये चीज सामने आ सकती है जी, तो जनरल इसको इग्नोर कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकता। जी जनरल साहब आप भी इग्नोर वैसे आई एम श्योर नहीं कर रहे हैं, ये बात तो है ना फैक्चुअली करेक्ट कि अटैक्स वगैरह हो रहे हैं।
चलो बाद में बात करते हैं। व्यापार की बात हो रही है कि इग्नोर कब कर रहा हूँ। बात ये है कि मैंने आपको बताया कि अब अमेरिकन स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है, वो अड्डे लेना चाहते हैं, ये देंगे अड्डे उनको। अच्छा, ये तो बहुत बड़ी बात आप कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि ये एक बहुत बड़ा खदशा है। आप कह रहे हैं कि अड्डे भी दे सकते हैं। ठीक है, ये अच्छा ताज साहब, इस पे प्लीज होल्ड ऑन टू दिस पॉइंट, आप इस पे जवाब फरमाइएगा। नहीं है अफगानिस्तान में, रोजाना वहाँ पे दाइश की तरफ से अटैक होते हैं। उन्होंने अपनी जगह कंट्रोल नहीं कर सके वहां पे भी, क्योंकि अमरीकी जो है वो बाहर से, देखें अमरुल्लाह साले बाहर भाग गया था, उनका हनीफ अतमार बाहर भाग गया था, वो सारे उज्बेकिस्तान ताजिकिस्तान में बैठे, वहां से पैसा दिया जा रहा है इनको। और तालिबान का सारा किस्सा ही पैसे से चलता है, ये उनकी आमदन का जरिया है। अच्छा, ये भी एक जाहिर है सिक्योरिटी पैराडाइम पे हमने काफी तवील बात की है। हम अपने जो 5,000 6,000 लोग आप पालेंगे तो उनको तनख्वाहें कहां से देंगे? पूरी जो बात पैसा चाहिए। ये सारा रुका मामला कि पैसा नहीं आ रहा था, पैसा आना शुरू हो गया। लेकिन सर पैसा आ रहा होता तो ये लोग इन हालात में तो ना होते ना। अभी हुकूमत वक्त के ऊपर सख्त तरीन हालात है, IMF तक तो मान नहीं रहा इनसे। अगर अमेरिका के साथ इतनी हम आहंगी है तो IMF तो मान जाए ना इनसे। मोना, हमें पैसा नहीं मिला, पैसा तालिबान को मिल रहा है। उनका कारोबार है, वो अपने लोगों को तनख्वाहें देते हैं, और जब तक वो कोई टेररिज्म का एक्ट करेंगे नहीं, उनको आगे मजीद पैसा नहीं मिलेगा। उनकी को खबर अखबार में आनी चाहिए कि उसने लोग मार दिए। और उनको पैसा, इन योर व्यू, उनको पैसा कहां से जा रहा है सर आपके अपने पूरे मुशाहिदे में? को कि अमरुल्लाह साले, हनीफ अतमार वगैरह ये ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान में जाके बैठे हैं, भाग गए अफगानिस्तान, वहां से ऑपरेट कर रहे हैं। ठीक है, हाँ, वहां अपने टेंटिकल्स के जरिए इनको पैसा भेज रहे हैं। ठीक है, वहां से ऑपरेट कर रहे हैं, और ये इसी वजह से तमाम मामला। लेकिन आए क्यों है? क्योंकि ये जो मुसीबत थी, आफत थी, हमारे मुल्क से हमने इससे जान छुड़ा ली थी। ये बात तो दुरुस्त है फतियाना साहब, ये इनकी वापसी आपके दौरे हुकूमत में हुई है, और अभी जो बहुत एक मतलब सॉफ्ट कॉर्नर। जी सर, देखिए हमारे जो बॉर्डर पे क्रॉसिंग पॉइंट्स हैं, हाँ, उन पे शख्स पैसे चार्ज दे के उधर से इधर आ सकता है। ये तो बात है, इट्स अ वेरी पोरस बॉर्डर, ये बिल्कुल बात सही है। देखिए इसमें इतना करप्ट माशरा बर्बाद करके रख दिया हमने कि जहां मर्जी पैसे लगा के बंदे आप इधर ले जाए। ये बात तो है, ये फैक्चुअल चीज है, बिल्कुल ऐसे ही है। इसी वजह से इसकी फेंसिंग या जो भी चीज हम करें, हमें प्रॉब्लम ही यही आ रही है कि बिल्कुल पोरस तरीन बॉर्डर है। देखिए इसमें ये बहुत सारी पॉलिसीज हैं जो सिविल हुकूमत के पास नहीं थी, और हमने तो कोई ऐसे फैसिलिटेट नहीं किया। इमरान खान की हुकूमत ने अफगानिस्तान में अगर तालिबान वापस चले गए हैं। फतियाना साहब, मेरी मुख्तसर गुजारिश ये है कि जिन ISI, जिनका भी इवन जनरल साहब ने कहा है कि ISI जो है उस वक्त मुज़ाकरात का तमाम काम कर रहे थे, उनके जो उस वक्त के DG थे वो तो बहुत करीब थे खान साहब के, बल्कि इसमें तो कोई शक नहीं कि खान साहब उनसे और भी दीगर काम कराना चाहते थे, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग भी करवाना चाहते थे। उन्होंने कहा था ये हमारे नंबर पूरे करते थे। बड़े सारे एडमिशंस है ना, खान साहब ने खुद कहे हैं। सारे इल्जामात हैं, इसमें PTI और इमरान खान का कोई ताल्लुक नहीं था। अफगानिस्तान की जो पॉलिसी है उसके बारे में, या दूसरा ये कि हर अफगान तो तालिबान नहीं है ना, और हम तो अफगान जो मुश्किल हालात में पाकिस्तान बैठे हुए हैं, मुसलमान हैं, उनको हम हमेशा लुक आफ्टर किया है। और हम तो, मुझे तो अच्छा लगता है अगर ताज हैदर साहब जो तरक्की पसंद हैं, या गुर्बत की बात करते, महंगाई की बात करते, लोगों की भूख की बात करते, तो मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा मसला जो है। आपको लगता है उन्होंने पूरी जो डिबेट है उसकी एंगलिंग आपकी तरफ कर दी, तालिबान का तस्करा करके, और गुर्बत की बात नहीं की? मैं पूछती हूं, मेरा ये ख्याल है कि असल मसला तालिबान से भी बड़ा भूख है उस मुल्क में, गुर्बत है, बेरोजगारी है, इंडस्ट्री बंद हो रही है, मैशत बैठ गई है, डॉलर ऊपर चला गया है, पाकिस्तान की इंपोर्ट बंद है, एक्सपोर्ट नीचे आ गई है, कारखाने बंद हो रहे हैं, ढेर पड़े हुए हैं कंटेनर्स के बॉर्डर्स पर, वो पाकिस्तान में अच्छा फतियाना साहब, ये वही जाहिर है आप लोगों ने अलग अलग प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई की हैं। अब बात ये है कि आपने उनके प्रॉब्लम पे कमेंट करना है, और प्रॉब्लम तो है ना, क्योंकि फैक्चुअली स्पीकिंग अटैक्स बढ़ गए, ये तो हुआ है ना सर। और एक इजाजत, सिर्फ एक इजाजत आपसे ये कि मरियम नवाज साहिबा ने जो ये खान साहब आपके नाक़िद आप पे ये तनकीद करते हैं सर कि आप हर चीज को मुतनाज़ बना देते हैं, मरियम नवाज साहिबा ने इस हवाले से एक टॉन्ट उन्होंने किया है इमरान खान साहब की तरफ बात करते हुए, सुनिएगा फिर इसका जवाब फरमाइए। तो मेरा ख्याल है कि उनका रोना अब शुरू हो गया है, और अगर किसी पे के नाम पे एतराज है तो फराह गोगी साहिबा को लगा दें, पंजाब का निगरान वज़ीर आला, क्योंकि पंजाब को चलाने का उनके पास है। जी फतियाना साहब, मरियम नवाज साहिबा कह रही हैं कि
फराह साहिबा को बना दिया जाए फिर वजीर आला? आपका तो हर हल वही है, वो उन्हीं का नाम आपके लिए सर फहरिस्त है। मेरे ख्याल उन्होंने ज़राए मजाक बात कही है, और अक्सर सियासतदान ऐसे मजाक कर जाते चुटकुले हैं। लतीफ़े सुनाते रहते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, उनका क्या ताल्लुक इसके, वो एक। और दूसरा ये कि हम समझते हैं कि वक्त आ गया है कि इंतखाबात करवाए जाएं। आप देखें गुज़श्ता रोज़ जो ड्रामा हुआ है, पहले बिजली पूरे मुल्क में गायब कर दी गई, फिर पार्लियामेंट को तारे लगा दिए गए, जंजीरें पहना दी गई, और हमने सुबह 8:30 बजे ईमेल कर दिया, ऑफिशियल जो ईमेल है पार्लियामेंट की नेशनल असम्बली की, हम इस्तीफे वापस ले रहे हैं। पार्टी पॉलिसी के तहत 48 लोगों ने इस्तीफे वापस लेने की रिक्वेस्ट अपनी अच्छा सर, हैंड ये राइटिंग। इस पे प्लीज कमेंट कर दें फतियाना साहब, बड़ा जरूरी है। ये इस्तीफे आप लोगों ने अब लेने का क्यों सोचा? आपको क्या पहले 10 माह से आपको आपके जो वेल विशर्स थे कहते थे भाई असेंबली में आप बैठे अब बतौर अपोजिशन अपना रोल अदा करें? खान साहब उस वक्त क्या आपको क्या लगता है अपनी जिद में थे? अब ये इनको एक आफ्टर थॉट क्यों आई है 10 माह बाद? देखिए ये तुम्हारी हिकमत अमली का हिस्सा था ना। अब या तो इलेक्शन हो जाते 2022 में, नहीं हुए। अब 2023 वैसे इलेक्शन साल है, हम चाहते थे कि यहाँ पे केयर टेकर सेटअप आना है, और ख़ास तौर पर हम समझते हैं कि वफाकी हुकूमत इत्मीनाद का वोट लेने का उसका टाइम आ गया है, वो हमने पॉइंट आउट करना था, इसलिए भाग गए क्योंकि इनके पास अक्सरियत नहीं है। असम्बली वैसे ही खाली हो गई है, इतने बड़े तादाद में इन्होंने गैर कानूनी तौर पर इस्तीफे कबूल किए हैं, क्योंकि हमने सुबह 8:30 बजे इनको ईमेल कर दिए थे, व्हाट्सएप इनके नंबरों पे कर दिए थे। मोहतरम स्पीकर साहब बहुत अच्छे आदमी हैं, लेकिन किसी दबाव में हैं, और सेक्रेटरी नेशनल असम्बली को नहीं तो आप उनको इलीगल क्यों कह रहे हैं सर? पहले तो आप कहते थे सारे कबूल करें, अब आप कहते हैं कि नहीं हम वापस ले रहे हैं। देखें, जब हम चाहें वापस आए, उसमें कौन हमें रोक सकता है? जब चाहे इस्तीफा दें, हमारी मेमोरी, हमारी मर्जी, हम जाएं आए, इसमें कौन हमें डिक्लेरेशन दे सकता है? जब हमने फैसला कर लिया पार्टी ने कि हम वापस आ रहे हैं, तो फिर कैसे को रोक सकते हैं? जब हमने इनको ईमेल कर दिया, 10 घंटे बाद इनको याद आया, हमें इन्होंने डिसीट कर दिया कि नहीं कर सकते, ये अनलॉफुल एक्ट हुआ है, और मेरा ख्याल ये बिल्कुल इनको ये हुक्म वापस देना पड़ेगा। वो कहते हैं सर सिर्फ उस सूरत में वापसी हो सकती है अगर आप लिख के दें कि जो हमने साइन किए हुए इस्तीफे हैं ना, वो किसी और, या तो हमारे साइन नहीं है या हमसे किसी दबाव में लिखवाए गए हैं। आप लोग तो सारे फर्दन आकर टॉक शोज में अपने इस्तीफों की एंडोर्समेंट करते रहे कि भाई वो हमारे ही हैं, जल्दी कबूल करें इन्हें। इस पे आला अदालतों की रूलिंग्स हैं, रूल्स ऑफ बिजनेस में लिखा हुआ है कि इन पर्सन हमें बुला के वेरिफिकेशन करनी थी, वो नहीं हुई। और जब हमने लिख कर दे दिया कि हम रोज हमें दावा देते थे वापस आओ वापस आओ, जब हम वापस आने लगे हैं तो भाग गए, ये हमें फेस ही नहीं कर सके। एक दिन 35 इस्तीफे कबूल, 3 दिन बाद दूसरे 35 इस्तीफे कबूल, अब फिर इकट्ठे 43-44 इस्तीफे कबूल थी। ये तो मेरा ख्याल है कि कौन देख रही है कि कौन भाग रहा है, कौन गैर जमहूरी तरीके कर रहा है इस पार्लियामेंट में। आपने सर इसरार क्यों किया था? ये तो गुजारिश है ना आपसे, आपने क्यों इसरार किया था कि भाई कबूल करें, जल्दी कबूल करें, पूरे 132 इस्तीफे कबूल करें, 123 इस्तीफे कबूल पहले करें? तो 100 अरब रुपए लाए ना जिमनी इलेक्शन करवाने के लिए, खजाने में तो पैसा ही नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि अगर फौरी ये 70 हल्कों का इलेक्शन करवाएं जिमनी, तो उसके लिए 60 अरब चाहिए। अब अगर ये 40 और भी 48 हो जाएं तो 100 अरब निकाले ना। सर एक सेकंड, अगर खजाने में पैसा नहीं है, जो आप दुरुस्त कर रहे हैं, मैंने अपने इब्तिदाई में भी ये बात अर्ज की थी कि पैसा ही नहीं है ना, इलेक्शंस की भी तो एक कॉस्ट है, तो आप जनरल इलेक्शन क्यों मांग रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं कि जिमनी इलेक्शन में तो पैसा जाया होगा, जनरल इलेक्शन में तो मैंडेटरी है, आइन का हिस्सा है, 5 साल से आगे असम्बली जा नहीं सकती। तो सूबाई असम्बलियां हमने तोड़ दी हैं, कौमी भी तोड़े, एक दिन में इलेक्शन करवाएं, क्या जरूरत है एक्स्ट्रा खर्चा करने की? उसी पैसे से लोगों को आटा दें, घी दें, चीनी दें, बिजली दें, लोगों को सहूलतें दें, मेडिसिन दें, गुर्बत दूर करें, मशीनरी चलाएं। तो आप पैसा जाया क्यों कर रहे हैं? पहले ही पैसा नहीं है तो एक दिन इंतखाबात करवाएं, हम बैठ के मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, अभी भी हम तैयार हैं मुज़ाकरात के लिए, इन तमाम तर ज्यादतियों के बावजूद कि जो कुछ हमारे साथ है। ठीक है ताज साहब, अभी भी तैयार है और आप इलेक्शन करवाएं। जो पैसे आप लोग जिमनी इंतखाबात में पै दर पै लगा रहे हैं, उससे अवाम को बिजली, गैस, आटा दें, ये तजवीज है फतियाना साहब की, और आप इलेक्शंस करवाएं। ठीक हो गया। ये जो हमारा राइट टू लाइफ है कि हम जिंदगी हमारी बचाई जाए, तो वो भी अब ये एक दूसरे पे इल्जाम देने के बहाने वो भी अंडर द कारपेट चला गया कि ये जो इस तरीके से एक ऑर्गेनाइज्ड अटैक है पाकिस्तान के ऊपर, ये कोई शायद अहमियत नहीं रखता। ये जो हमारी सियासत है एक दूसरे को इल्जाम देना, ये जो है ये और रोज जब आप टीवी खोलते हैं कोई नई चीज आपको देखने को मिलती। देखिए जिस वक्त कौमें तबाह होती हैं तो यही होता है, गैर अहम चीजें अहम हो जाती हैं और अहम चीजें गैर अहम हो जाती हैं।
यही है कि जो हम कर रहे हैं इस वक्त, कि हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, सब हो रहे हैं। फौजी चौकियों के ऊपर जहां मशीन गनें लगी हुई हैं, जहां जवान तैयार बैठे हैं, वहां हमले हो रहे हैं और शहीद किया जा रहा है। तो मेरे घर पे या फतियाना साहब के घर पे या किसी और दोस्त है, लेकिन सर एक आपसे अर्ज है ताज साहब, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, जो अमवात हो रही हैं, कैजुअलिटीज, वो सब फैक्चुअल हैं, लेकिन ये जो महंगाई जो बिल्कुल कंट्रोल से बाहर है, कल जो एक बदतरीन पावर आउटेज था, पूरा मुल्क उससे निमटता हुआ नजर आया, ये तमाम बातें भी तो फैक्चुअल है ना सर। अब आप प्रॉब्लम क्या है कि आप कह रहे हैं कि एक्चुअल प्रॉब्लम वो है, पीटीआई कह रहे हैं नहीं वो छोड़े। अभी फतियाना साहब ने एग्जैक्टली ये बात कोट अनकोट की है कि इससे बड़ा मसला महंगाई का मसला है। हाँ, उस पे जाहिर है कि मेरे व्यूज हैं और क्लियर व्यूज हैं, उसके अंदर कोई इस किस्म की बात नहीं है, और उसके अंदर मैं पार्टी सियासत नहीं कर रहा। मैं सिर्फ तवज्जो दिलाना चाह रहा हूँ उस जुर्म की तरफ कि जिसका इकबाल किया गया है 4 दिन पहले। और मैं चाहता हूँ कि हमने बड़ी मुसीबत के साथ स्वात की पूरी आबादी स्वात से निकाल के और इस तमाम मसले को टैकल किया था, और तमाम जो हमारा पख्तूनख्वा का इलाका है उसको खाली कराया था। तो ये जो है पाकिस्तान बीइंग एट वॉर एंड सिविल वॉर इन द कंट्री, दिस कैन नॉट बी इग्नोर्ड। मैं इस तरफ आपकी तवज्जो दिला रहा था। जहां तक ये मामला है वो ये है कि IMF जहां जहां गया है, और आपको याद है शायद आप ही के प्रोग्राम में मैंने कहा था कि वो गुर्बत लाया है, इसलिए कि डेफिसिट्स को वो गरीबों के कंधे पर डाल देता है और अमीरों की इनकम जो है वो और ज्यादा बढ़ती है। मैंने शायद ये भी कहा हो कि एक इम्पोर्टर्स की लॉबी है जिसने पाकिस्तान की जो है इकोनॉमी को पे कब्जा कर रखा है। तो आप अगर कोई ऐसे इंतजाम नहीं करेंगे कि जिससे जो नुकसानात हो रहे हैं तो उनको मिटिगेट किया जा सके और मुल्क की पैदावार को बढ़ाया जा सके। जी बिल्कुल सही बात है, ये आपने की है ये बातें रिपीटेडली और आप हमेशा करते आए हैं। लेकिन सर इसका सियासी तौर पर एक दूसरा पहलू ये है कि फिर पीटीआई कहते हैं भाई यही तो हम कह रहे हैं। वैसे ये कि पीटीआई भी अपने दौरे हुकूमत में IMF के बड़ी शराइत मानते रहे हैं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन ये कि आप लोग उस वक्त तनकीद करते थे, अब यही लोग आप पे इसी बात पे तनकीद करते हैं। आफ्टर अ ब्रेक इस पे भी बात करेंगे। स्टे विद अस। नाजरीन, ताज साहब आपने जो बात अपनी ब्रेक से पहले बात की है कि क्या क्या चीजें हैं और आप इश्यूज आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उनमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। फिर आपने वही बात अपनी दोबारा दोहराई भी है कि जो IMF के हवाले से आपके सच्ची बातें बड़े क्रिटिकल व्यूज हमेशा से रहे हैं और आपका ये ख्याल रहा है कि ये जहां पर भी जिस मुल्क में भी IMF का प्रोग्राम हो वो तो ग्रोथ कर ही नहीं सकते। जनरल साहब आप इस पे अपना व्यू अब फरमाइएगा प्लीज कि दोनों में से अब संगीन मसला क्या है। और फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि दोनों मसाइल हैं। आप ये नहीं कह सकते कि नहीं जी वो वाला मसला है तो दूसरा नहीं है। महंगाई, द राइज ऑफ टेररिज्म, बोथ ऑफ दीज आर जेन्युइन रियल प्रॉब्लम्स। देखिए मोना, एक वक्त था जब हुकूमत थी PMLN की, उस वक्त IMF, अगर आप वो पीरियड देखें तो IMF आपको इतनी आसानी से कर्जा देता रहा है, कोई लंबी चौड़ी निगोशिएशंस नहीं, बहुत सारी शराइत नहीं। आप झूठे 5 फिगर्स देते थे, वो आपको आराम से लोन पकड़ा दिया करते थे। ये था एक वक्त जब वो आपको ट्रैप में ला रहे थे कि आप लोन लेते जाएं, क्योंकि किसी ने भी ये ना सोचा कि लोन कभी अदा भी करना है। हाँ। कर्जा लेने से पहले कर्जा उतारने का अरेंजमेंट आपके सामने होना चाहिए कि मैंने उतारना कैसे। बिल्कुल। वो इस तरह नहीं करता कि अगर आप रोजमर्रा के अखराजात पूरे करने में कर्जा खर्च कर लें, या आप मेट्रो बसें चला लें, या आप ऑरेंज ट्रेनें चला लें, इनसे कर्जे वापस नहीं जाते, वो बढ़ते जाते। चुनाचे वो पीरियड था जब हमने कर्जा ले लिया अपनी GDP का 70% से ज्यादा। अब उतारने का मसला है। अब जो भी आके हुकूमत में बैठेगा वो कर्जा उतार के देने के लिए मजीद कर्जा लेगा, कोई भी हो, ये हो या कोई और हो। और इमरान खान भी कहते थे कि मैं जी इसीलिए कर्जे मुझे लेने पड़ रहे हैं, मैं भी यही कर रहा हूं। आइंदा भी यही होगा। इमरान खान अगर आ जाए हुकूमत में तो मेरा नहीं ख्याल कि उनके पास कोई ऐसा नुस्खा होगा कि इतने बड़े हुए कर्जे को उतारना जब तक कोई रेवोल्यूशनरी या तेल निकल आए। बहुत सही बात है या जी।
या ये कि किसी यहाँ किस्म का पे कोई मुआवजा आपकी- हो जाए उसके बगैर ये मुमकिन ना हो पाएगा। लेकिन जनरल साहब, फिर क्या ये जो एक इंसिस्टेंस है, क्या जिद है पीटीआई की, जहां वो कहते हैं कि जनरल इलेक्शन करें हर मामला ठीक हो जाएगा, क्या ये जिद फिर जायज है? देखिए वो उसका जवाब कुछ और है। देखिए बात ये है, ये जब पार्लियामेंट में नहीं गए तो उसकी वजह भी यही थी कि अगर ये पार्लियामेंट में जाते तो इस पार्लियामेंट को एक कानूनी जवाब, एक लेजिटिमेसी मिल जाती, जो कि ये लेजिटिमेट पार्लियामेंट है नहीं। ये पार्लियामेंट एक साजिश के जरिए मार्ग वजूद में आई, खरीदो फरोख्त के जरिए मेंबर्स के जमीर खरीदे गए और बाहर की कुव्वतों की एब्सोल्युटली नॉट जो है वो कोई ऐसा नहीं, वो आपके सर पे चोट लगी है बड़ी जबरदस्त। और ये चीज जब आप एक पार्लियामेंट बना के ऐसी बैठे हो तो असूली तौर पे तो इस पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए लोगों को भी सोचना चाहिए, और जो बाहर बैठे हैं वो अगर इसका हिस्सा बनते हैं तो वो इसको कानूनी जवाब देते हैं कि ये कानूनी तौर पर। लेकिन सर, अभी तो जो ये पीटीआई वापस आने के लिए इसरार कर रहे हैं, अपने इस्तीफे भी वापस ले रहे हैं, तो क्या ये लोग भी उसी पार्लियामेंट में वापस नहीं आना चाह रहे? मेरी बात मुकम्मल हो जाए तो मैं बात कर। इसमें हुआ ये है कि इन्होंने जो आते ही करप्शन के केसेस खत्म करने, वो इनका बुनियादी मकसद था कि इन्होंने ये करना है करप्शन के केसेस। अब पीटीआई चले गई सुप्रीम कोर्ट में उनके खिलाफ के जी ये केसेस, ये नैब ऑर्डिनेंस को जो उन्होंने अमेंड किया ये बदनीयती पे मबनी है, इसमें पाकिस्तान के अवाम का तो भला नहीं पड़ा, तो सिर्फ इन लोगों का होगा जिन्होंने माल खाया था। तो सुप्रीम कोर्ट अब इनका केस का फैसला नहीं करता, वो उनको बार बार कहता है कि जाए आप पार्लियामेंट में, क्यों नहीं वापस जाते। वो इनको रोजाना यही सुनाते हैं वो कहते हैं आप पार्लियामेंट में जाएं, उधर जाके ये फैसला करें। अब अगर ये पार्लियामेंट में आना चाहते हैं तो उनके पांव के नीचे से जमीन निकल गई पार्लियामेंट में बैठे हुए लोगों। अच्छा, ठीक है, यानी तो वो बड़ी सीधी सी बात। सही, वेरी फेयर ये चीज। लेकिन ताज साहब, आप चूंकि जो मुतलका कमेटी है उसके सरबरा भी हैं सेनेट में, ये फरमाइएगा कि 44 रेजिग्नेशंस कल इन्होंने विड्रॉ किए पीटीआई ने, आज आपकी जमात के स्पीकर ने 43 दोबारा एक्सेप्ट कर लिए, जो कि पहले वो किसी सूरत करने को तैयार नहीं थे और कहते थे कि फर्दन फर्दन आए तब जाके हम इसको एक्सेप्ट करेंगे। तो ये भी तो सर एक नजर आ रहा है ना कि आप लोग भी उसूल कम नजर आ रहे हैं, लेकिन आपकी अपनी जो एक बेनिफिट है जिस चीज में, उसको आप लोग ज्यादा तरजीह दे रहे हैं। जी ताज साहब, इस्तीफों के हवाले से मेरा आपसे सवाल है, अगर आपको आवाज जा रही है। ताज साहब, इस्तीफों के हवाले से आपका व्यू आ जाए प्लीज, कि इस्तीफे आपको क्या लगता है कि ये तमाम मामला, क्या आप लोग भी अपने सियासी बसीरत के ही हवाले से देख रहे हैं, कोई इसमें कानून या कोई प्रिंसिपल्स नहीं है जो फॉलो किए जा रहे हैं आपके स्पीकर जो आपकी जमात के हैं उनकी तरफ से? वो सिर्फ करने के लिए और उससे पहले इलेक्शन करना चाहते हैं, और इसलिए हम ये दबाव डाल रहे हैं। 2 सूबाई असेंबलियां जो तोड़ी गई वो भी मुमलिकत पाकिस्तान पर दबाव डालने के लिए और अवाम के मसाइल को बढ़ाने के लिए किए गए। कोई भी होशमंद अपोजिशन, कोई भी सियासी ग्रुप इस किस्म की बातें नहीं करता कि जिसमें मुमलिकत पाकिस्तान पे जो है वो ज़र्ब पड़े। अब लेकिन अब अगर तरीका ये है कि सीपेक को तातुल के अंदर डाल दो ताकि मुमलिकत पाकिस्तान जो है वो तरक्की, हमारी प्रोडक्शन ना बढ़ सके, IMF की शराइत मंजूर कर लो, EFF का एग्रीमेंट करो और इस मुल्क को बिल्कुल इम्पोर्टर्स के हाथ में कर दो। हमारे पास ऑप्शंस मौजूद हैं। सही, और ऑप्शंस मौजूद कि हम पैदावार, ये इंशाल्लाह किसी और निशिस्त में इस पे बात करेंगे। मेरा क्योंकि वक्त अभी यहाँ खत्म हुआ चाहता है। थैंक यू टू ऑल द जेंटलमैन। नाज़रीन, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।